नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में केंद्र में सत्ता संभाली तो अपनी नीतियों में पूर्वोत्तर को विशेष स्थान दिया और इसी के तहत लुक ईस्ट नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट नीति के तौर पर आगे बढ़ाया गया। इस वर्ष इस एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे देश लाओस के 2 दिन के दौरे पर गए तो 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भी शामिल हुए। आसियान के 10 देशों के साथ आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18 देशों के साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इन दोनों बहुपक्षीय मंचों पर हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मसलों पर प्रधानमंत्री ने भारत की बात रखी। करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आपको यह भी बता दें कि अब लाओस के बाद मलेशिया बन गया है नया अध्यक्ष, तो अगले शिखर सम्मेलन होंगे मलेशिया में। लेकिन इन 2 दिनों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस मंच पर प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों का जिक्र तो किया ही, साथ ही इन्हें प्रगाढ़ करने के लिए 10 सूत्री रोडमैप भी सामने रखा। प्रधानमंत्री के दौरे में कूटनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक पक्ष भी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पीटीआर के अपने 2 दिन के अत्यंत सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में सार्थक रहा है। प्रधानमंत्री ने 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है और भारत ने 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की और जल्दी ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है, यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने सुझाव के 10 बिंदुओं को साझा करते हुए आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके अंतर्गत वर्ष 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया गया। एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों के आयोजन को भी सामने रखा गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष के तहत महिला वैज्ञानिकों के सम्मेलन का भी सुझाव दिया गया। तो वहीं नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के छात्रों की स्कॉलरशिप को भी दुगनी की गई है। भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा को 2025 तक पूरा करने की भी बात इसमें सामने रखी गई है। तो वहीं आपदा प्रबंधन पर भी भारत आसियान के साथ मिलकर काम करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आसियान भारत स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संस्थागत करने का सुझाव दिया गया। तो वहीं डिजिटल और साइबर क्षेत्र में भी साइबर नीति डायलॉग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कही गई है। ग्रीन फ्यूचर को देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पर वर्कशॉप और साथ ही पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से आसियान देशों को भी जुड़ने का सुझाव दिया गया है। इस दौरे के पहले दिन पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर आधिकारिक स्वागत किया गया।
होटल में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर विशेष स्वागत किया गया, जिनमें असम के बिहू के रंग की अलग ही छटा देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने लाओ रामायण फालाक फालाम के मंचन का भी आनंद लिया। ये महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने लाओ पीटीआर के सेंट्रल बुद्धिस्ट फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे पहले जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन रहा वो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल कुमार त्रिगुनायत जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। साथ ही डॉक्टर राजन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजन, अगर हम ये समझना चाहें सबसे पहले आपसे कि जब दो शिखर सम्मेलन अलग अलग हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। ये बात विदित रही, सर्वविदित रही प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान इस शिखर सम्मेलन के मंच पर कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति पिछले 10 वर्षों में इस समूह के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करती दिखाई दे रही है। ये जो 10 बिंदु रखे गए हैं सामने, ये जो 10 दशक के सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, किन मायनों में मौजूदा परिवेश में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जब हम आसियान के साथ भारत के रिश्तों की बात करते हैं? जी ममता जी, शुक्रिया। मेरे हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो आसियान जो कंट्री आप जानते हैं कि वो स्ट्रेटजिकली या इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान के साथ हमारा जो ट्रेड होता है लगभग 130 बिलियन डॉलर, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि 130 बिलियन का ट्रेड होता है। हालांकि उसमें यह बात जरूर है कि हमारे जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग डबल होता है। 40 बिलियन के आसपास हम वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। 44 बिलियन का इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है। जी जी जी, तो वो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप देखेंगे कि 2012 में एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद अभी 2022 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया था, और 2014 में आपने जिसकी बात की थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो हमने साइन किया था। तो उसका 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी रखा, जिसमें उन्होंने बात की कि अभी का जो टाइम है, एक तो पीस की बात की उन्होंने, पीस और स्टेबिलिटी की। उस क्षेत्र में अगर जो वहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो साउथ चाइना सी की जो बात होती है, वहाँ पे खासकर स्टेबिलिटी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने संप्रभुता की बात की थी, सॉवरेनिटी की बात की थी कि, और कहना यह चाह रहे थे कि कोई भी शक्तिशाली देश वहाँ पे किसी भी छोटे देश के संप्रभुता पे वहाँ पे दबाव नहीं बनाए, और मेरे हिसाब से वो रेफरेंस चाइना का ही हो रहा था वहाँ पे। और उसके अलावा जो हमारे जो कल्चरल रिलेशनशिप हैं साउथ ईस्ट एशिया के देश के साथ, उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उसको बताने की कोशिश की थी, जिसकी बात आप भी कर रहे थे। और चूंकि आप जानते हैं कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो 2 देश है, पहले तो वह एक हमारा नेबर है, एक्सटेंडेड नेबर हम भले ही उसको कह लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण नेबर है। और पहले लुक ईस्ट पॉलिसी 90s में स्टार्ट हुआ था, फिर आपने जैसा देखा एक्ट ईस्ट के बात करें, और जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट और हिंदू सिविलाइजेशन और सिनिक सिविलाइजेशन यानी कि चाइनीज़, ये दोनों सिविलाइजेशन काफ़ी डोमिनेंट हैं। और तो हमारा जो रिलेशनशिप है आसियान कंट्री के साथ काफ़ी वहाँ पे एक तरह से हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल हमारा रिलेशनशिप रहा है, और उसी को प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में भी रखने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल साउथ की भी बात की कि चूंकि इस मुद्दे पर मैं आऊंगी आगे डॉक्टर राजन, लेकिन त्रिगुनायत जी, अभी हम आसियान की जैसे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो 10 सूत्र सामने रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन मायनों में आपको लगता है कि जैसे कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ये एक थीम थी इस बार आसियान भारत शिखर सम्मेलन की भी, तो किन मायनों में ये जो 10 सूत्र दिए हैं प्रधानमंत्री ने, ये हमें इस सोच के साथ जोड़ने में भी सहायक रहता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई बात सामने रखते हैं तो कई दिशाएं दिखती हैं, उनमें से रास्ते दिखते हैं आगे बढ़ने के। इन 10 बिंदुओं में भी आप ये देख रहे हैं? देखिए ममता जी, एक तो चीज़ यह है कि प्रधानमंत्री बड़े फोकस्ड वे में किसी भी इश्यूज के बारे में देखते हैं, और उसका आगे तक की जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमने ये देखा है। लेकिन उनका बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि ये 10वां दिन 10वें महीने में 10 पॉइंट में देना चाहता हूँ।
तो ये एक आप देखें, जो 10 पॉइंट उन्होंने दिए जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसमें बड़ा स्पेसिफिक है। और यही नहीं है कि जैसे इंडिया आसियान टूरिज्म ईयर, देखिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज, और जैसा प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और आसियान के बीच में। हमारा कल्चरल और जो हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक कंट्री के साथ है उसमें, और लाओस खासतौर से उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जैसे टूरिज्म की बात करी, तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो $5 मिलियन दिया गया। उसके बाद अगर आप करेंगे किस तरह से आर्टिस्ट हैं, यूथ हैं, विमेन हैं, और एंटरप्रेन्योर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको कैसे एक साथ आगे लाया जाए, उसके बारे में उन्होंने बात की। जिसके कैसे भी म्यूजिक फेस्टिवल करिए, या यूथ समिट हो जाए, या कुछ इस तरह की हैकाथन वगैरह जो कुछ, या स्टार्टअप फेस्टिवल्स, इस तरह की चीज़ें हों जिसमें लोग कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के बारे में, उसी तरह उन्होंने कहा कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें कॉपरेशन करना है, तो एक नई तरह की चीज ऑलरेडी अदर इंस्टीट्यूशंस का चल रहा है, तो उन्होंने कहा एक विमेन का साइंटिस्ट कॉन्क्लेव होना चाहिए। देखिए ये एक अलग चीज है, इससे आप देखिए लेडीज के लिए, वुमेन के लिए एक स्पेशल फोकस हुआ, और उसके लिए फंडिंग बताई गई। कहाँ से? कि जो S&T फंड है इंडिया और आसियान का, उसमें से उसकी फंडिंग आएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड हमारा जरूर बढ़ रहा है, एक चीज है, लेकिन ट्रेड बढ़ने में भारत को, बड़ा पुराना हमारा इंडिया आसियान FTA था, और इसीलिए हमने उसको रिव्यू करने की बातचीत करी है काफी दिन से। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये रिव्यू जो है खत्म हो जाना चाहिए 2025 तक। तो हमारा एक टाइम लैग उसके अंदर में प्रोवाइड किया गया है। तो इसका मतलब है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री, दूसरे जो ट्रेड है, दूसरे लोग हैं, वो सब मिलकर के एक वो करेंगे। इसी तरह से अब उन्होंने डिजास्टर रेजिलियंस, बिकॉज रेजिलियंस की बात आपने की ना, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, थीम तो वही है। तो उसको हमने अगर करना है तो उसको किस तरह से करेंगे, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आई? तो फिर $5 मिलियन उन्होंने इंडिया आसियान फंड में कहा, प्लस जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भारत का CDRI है, कोलिशन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में। तो मेरा मानना है कि ग्रीन फ्यूचर की बात है, तो कहाँ से ग्रीन टेक्नोलॉजीज आएंगी, किस तरह से उसमें बात होगा। तो ये प्रधानमंत्री जो भी बात कही, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, और कैसे आगे बढ़ना है। खाली एक स्टेटमेंट इस तरह का नहीं है कि आपने कह दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर क्लाइमेट रेजिलियंस करना है तो वो एक पेड़ माँ के नाम, हमें जो हिंदुस्तान में हम कर रहे हैं वही चीज आगे बढ़ा रहे हैं, उसी चीज को, यानी कुछ ठोस कदम क्या उठाए जाने चाहिए उस दिशा में एक लक्षित बिंदु थे जिनको सामने रखा गया है। मेरे सहयोगी अजय मिश्रा भी सीधे लाओस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक तो प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर तो हम जानते हैं जो जोश दिखा प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, मैं आपसे लेकिन अब समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मंचों पर अपना संबोधन प्रस्तुत किया, लेकिन अगर हम आसियान शिखर सम्मेलन से पहले शुरुआत कर रहे हैं, इस मंच पर PM के संबोधन और इन 10 सूत्रों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही? तमाम आसियान के देशों की ओर से भी किस तरीके की बातें सामने रखी गई? देखिए, जो तमाम आसियान देश हैं वो भारत को बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे होने पर जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम लाओ PDR के आसियान शिखर सम्मेलन के मंच से दिए गए, वो भारत और आसियान के जो संबंध हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र से हों, आपके सामाजिक क्षेत्र से हों, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम सहयोग की बात कर रहे हैं। ये एक हम अभी जो हम समग्र रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ा रहे हैं कदम 2022 में, जिसको आप भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी सफलता के रूप में देख सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही पक्ष सहमत हुए हैं कि हम सभी क्षेत्रों में आपस में सहयोग करने पर आगे बढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत आसियान एक ब्लॉक के रूप में कैसे इंपॉर्टेंट समझता है, और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कैसे सेंट्रलिटी में आसियान को रखा गया है। तो स्पष्ट तौर पर आगे जाते हुए, और भारत जो कहता है उसको तुरंत उसको जमीन पर लाने का काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो साइबर सिक्योरिटी का एग्रीमेंट है, उसको सिर्फ अगले हफ्ते ही शुरू किया जाना है, उस पर बातचीत। ममता जी, अगर हम दूसरे AI और दूसरे कन्वेंशंस की बात करें, टूरिज्म जिस पर फोकस है, उसमें अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से कैसे हम उन 10 सूत्रों के ऊपर हम कैसे आगे बढ़ते हैं, उसकी सारी रूपरेखा तय हो गई है। और आपको याद होगा कि 2026 और 2030 तक अगले 5 सालों का रोडमैप बनाने के लिए भी आसियान और भारत सहमत हो गए हैं। तो इसका मतलब अगले 5 सालों में आप इस बुनियाद को और भी मजबूत होते हुए दिखेंगे। आपको दिखेगा कि आसियान है जो ब्लॉक भारत के और ज्यादा करीब आया है,
और विश्व की जो समस्याएं हैं उसमें एक साथ मिलकर के काम करता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में भारत को देखा जा रहा है। और इशारा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा रखते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी में, या फिर डिस्टर्बेंस की विचारधारा रखते हैं, उस पर दुनिया भरोसा नहीं करती है। उस पर भी मैं आऊंगी अजय, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजन, एक बात इन 10 सूत्रों में जो रखी गई है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो आसियान भारत की, लेकिन वो संस्थागत की जानी चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए एफर्ट। डिजिटल और साइबर क्षेत्र में भी साइबर नीति डायलॉग होना चाहिए विच शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज, संस्थागत होना चाहिए ये डायलॉग। कितना महत्वपूर्ण होता है इस इंस्टीट्यूशनलाइज करने की व्यवस्था को एक तैयार करना, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि एक व्यवस्था के तहत इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसका प्रभाव दूर तक महसूस किया जा सके। देखिए, मेरे हिसाब से जो प्रोसेस है आसियान के साथ, आप जानते हैं कि जो अभी जो मीटिंग्स हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारे ये जो आसियान इंडिया फोरम मीटिंग होता है, और ये एक तरह से वो इंस्टीट्यूशन का शेप ले लिया, क्योंकि आसियान जानते हैं कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटेरिएट हैं, तो वो काफ़ी फॉर्मल मीटिंग एक तरीके से हमारा होता है। उसके बाद आपने देखा कि हमने आसियान के साथ FTA भी किया हुआ है, तो वो भी एक फॉर्मल मैकेनिज्म है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हेल्थ मिनिस्टर की आप बात करें, हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब हुआ कि एक रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए अपर लेवल पे, चाहे वो मिनिस्टर के लेवल पे हो या फिर जो सेक्रेटरीज हमारे उनके लेवल पे, तो उसको कैसे रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन तक होंगे, फिर वो कई बार नहीं हो पाते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कर देते हैं, जैसे 2+2 का जो प्रोविजन होता है, जिसमें कि कई बार डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये मिलते हैं, जैसे अमेरिका के साथ होता है या जापान के साथ होता है, तो उस इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब है कि उसको एक तरह से फॉर्मलाइज करना, उसको रेगुलराइज करना, और ये दोनों जो पार्टीज हैं वो कमिट करते हैं। और आसियान के साथ हमारे रिलेशन, जैसा कि मैंने बताया, कि काफ़ी एक इंस्टीट्यूशनल शेप ले चुका है, क्योंकि आसियान एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो FTA की है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हम अभी तक नहीं किया, जैसे यूरोपियन यूनियन से हमने अभी तक नहीं किया। तो FTA का जो एग्रीमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, और इंडिया का नुकसान भी हुआ है, इसके बावजूद भी हमने उसको काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक शेप देने की कोशिश की है। अब को प्रयास यह है कि उसको दूसरे क्षेत्र में, जिसकी साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या फिर जो हेल्थ के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, या मैरीटाइम सिक्योरिटी के बाद जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, उसमें मैरीटाइम, टूरिज्म इत्यादि को भी लाया गया है। तो उन सारे मुद्दों को एक साथ मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, वो बेहतर है दोनों पार्टीज की। बिल्कुल। एम्बेसडर साहब, यहाँ पर यह भी बात समझनी जरूरी है कि भारत जो भी प्रयास करता दिख रहा है, इससे पहले भी पिछले साल तक भी हमने देखा कि किस तरीके से 12 सूत्र सामने रखे गए थे, और अब जैसे इस बार 10 सूत्र सामने रखे गए हैं, बिंदु रखे गए हैं कि जो अलग अलग हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पर्यावरण हो, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के तमाम देश ऐसे हैं जो पर्यावरण की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं। तो ऐसे में इसमें भी अगर भारत इनिशिएटिव लेता है कि आइए हाइड्रोजन पे, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हम वर्कशॉप करने को तैयार हैं, क्या ये एक बूस्ट भी देता है तमाम देशों को कि इन मुद्दों पर एकजुट होकर आगे बढ़ा जाए, और कहीं ना कहीं ऐसे मसले पर इस तरह भारत एक नेतृत्व की भूमिका भी करता नजर आता है? वहां के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा है। और यही नहीं है, भारत जब उनको अभी रिसेंटली लाओस को समस्या हुई थी पीछे, तो ऑपरेशन संभव मेरे ख्याल से हमने किया था, जिसमें उनको काफ़ी असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। तो दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं CMLV में जिसके अंदर उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ नहीं हैं, तो ऐसे में भारत उनको पूरी तरह से मदद करता है और आगे बढ़ाता है जितना भी संभव है। और उसके लिए हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन किया। जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, नोडल एजेंसीज की आवश्यकता होती है, कैपेबिलिटीज़ की होती है, कैपेसिटीज़ की होती है। तो वही कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भारत का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, प्लस पॉइंट है। और उसी के लिहाज से जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर कि कैसे हम करेंगे। अभी देखिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये है कि रेगुलर 3 महीने में, 6 महीने में, या जब भी ज़रूरत हो उस वक्त होना चाहिए। वर्किंग ग्रुप्स होने चाहिए जो उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से ये बड़ा फ़ायदा है। तो भारत की जो लीडरशिप है, चाहे वो पेंडेमिक में रही हो या आज की डेट में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एज ऑफ वॉर, या बैटलफील्ड पे नहीं सोल्यूशन हो सकता है, वो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है। एक्टिव समिट में भी आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इसका सबका इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है।
तो भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन गया है, एक लीडर बन गया है। तो इस तरह देखते हैं सारे देश इस बात को कि एक बेनाइन फॉरेन पॉलिसी के थ्रू भारत जो है वो किस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है दूसरे देशों के इंटरेस्ट को। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अजय, आपने जो लाओस पीडीआर की प्रधानमंत्री की यात्रा जो सफलतापूर्वक समाप्त हुई है, उसके बाद भारत आसियान के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर मेरे सहयोगी अजय ने जो बातचीत की है आसियान के राजदूत जयंत खोबरागड़े के साथ। बातचीत आगे बढ़ाने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। लाओ पीडीआर की जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और भारत और आसियान के संबंध अब यहां से एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत के आसियान में राजदूत श्री जयंत खोबरागड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आसियान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? अगर आप देखेंगे लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स तो आसियान जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टूरिज्म में हमारे रिश्ते बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, यहाँ से कई सारे पर्यटक भारतवर्ष में आते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे हुए हैं और हमने 2022 में भारत आसियान के संबंधों को जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के लेवल पे लेके गए। इसका मतलब क्या है सर? 2022 में हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुए तो हमारा रिश्ता और घनिष्ठ होता है, लेकिन उसका मतलब क्या है? ये केवल शब्द नहीं है। अब देखिए, जैसे ही हमने 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे हम बने, हम 2023 में हमने मैरीटाइम एक्सरसाइज किया था। वो पहली बार पूरे 10 आसियान देशों के साथ और भारत का। अगर मुक्त व्यापार समझौते की बात करें वस्तुओं में, तो उसके रिव्यू का काम चल रहा है, वो कब तक पूरा होने की उम्मीद है? और साथ ही साथ अब जो फोकस नई एक्शन प्लान पे है जो 26 से 30 जिसका अनाउंसमेंट किया गया है, उसका फोकस क्या रहने वाला है? जी, हमारे एक्सपोर्टर्स के कुछ यहाँ पे मुद्दे हैं, तो वो हम सब मुद्दे अभी उठा रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, वो ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं ताकि हमारा भी जो एक्सपोर्ट है इन देशों में बढ़े। जो अभी आपने 10 सूत्र कार्यक्रम की बात की है, तो उसमें भी आप अगर देखेंगे तो उसमें सारे डायमेंशंस है। उसमें कल्चरल डायमेंशंस है, पीपल टू पीपल डायमेंशन है, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है। माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि उसमें 4 महत्वपूर्ण पिलर है। उसमें है कल्चर है, कॉमर्स है, कनेक्टिविटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। जो 2025 में आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म की बात की है, तो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है आसियान देशों से। तो इस तरह से वो जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, कोशिश तो यही रहेंगे कि हम वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे करके, और हमको 5 साल उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भारत आसियान के रिश्ते जितनी तेजी से अगले 5 सालों में आगे बढ़ने वाले हैं, इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। कैमरामैन मोहित जोशी और सहयोगी मेघना देव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। और कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की और जहां जिस मंच से प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि विस्तारवाद नहीं विकासवाद का मंत्र है जो सबको फॉलो करना चाहिए। करेंगे उस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस बात उल्लेख किया कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसके एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने UNCLOS यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। पीएम ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south
and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister also emphasized that this is Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. इस मंच पर प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ पर संघर्षों के गंभीर प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुनायत जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, डॉक्टर राजन कुमार जेएनयू से, और मेरे सहयोगी अजय मिश्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले त्रिगुनायत जी, अगर इस मुद्दे पर अब आना चाहूँ, क्योंकि विस्तारवाद गलत है, ये हर मंच पर हमेशा से कहा जाता रहा है, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर की हम बात करते हैं तो, लेकिन विकासवाद की तरफ भी मिलकर कदम बढ़ाया जाना चाहिए। कितना पुख्ता तरीके से भारत ये संदेश दे पा रहा है? देखिए, भारत ने शुरू से ही ये बात कही है। अब ये इस संदर्भ में अगर हम अभी इंडो पैसिफिक के बारे में ना देखें, अगर आप इसको देखें रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में, तो डे 1 से प्रधानमंत्री यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी त्रिगुनायत जी, इस सवाल पर मैं वापस लौटूंगी, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि लाओस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं और अपने देश की एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रधानमंत्री का ये लाओस का 2 दिन का दौरा बहुत महत्वपूर्ण था और इस दौरे को सफल और सार्थक साबित किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन के साथ साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पर भारत के पक्ष को रखते हुए न केवल भारत के द्वारा इन देशों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में बात कही, बल्कि साथ ही ग्लोबल साउथ पर भी जो प्रभाव विश्व के संघर्षों में, विश्व में हो रहे संघर्षों का पड़ रहा है, उसको भी सामने रखा। लेकिन भारत इन देशों के साथ किन किन मोर्चों पर आगे बढ़कर काम करना चाहता है और पिछले 1 दशक में जहां थे वहां से कितना आगे हम बढ़ पाए हैं, ये पूरे बिंदु हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इन मंचों पर सामने रखी बात। लेकिन साथ ही जो द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं देशों के साथ, उनमें भी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच, अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को, साथ ही क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में भी संबंधों को आंका और मुद्दों को आगे बढ़ाया। अजय हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है, एक बड़ा संदेश विश्व को पुनः दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, विस्तारवाद नहीं विकासवाद। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी, और ये केवल 30 घंटों से भी कम का वक्त था जब प्रधानमंत्री लाओस में थे, और आप देखिए कि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया, 4 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता को अंजाम दिया और साइड लाइन से बहुत सारे वैश्विक नेताओं से बात की उन्होंने। जब उन्होंने विश्व को संदेश दिया तो विश्व के लिए स्पष्ट संकेत ये था कि जो भी नीतियां पूरे विश्व को अपनानी है, अगर समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो इस वक्त केवल और केवल शांति का ही रास्ता हम सभी को एक साथ समृद्धि की ओर लेकर के जा सकता है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने पड़ोसी देश का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो देश को या दुनिया को कहीं भी बेहतर तरीके से आगे लेकर के नहीं जाएंगे, और इसलिए केवल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर उस डेवलपमेंट में भी आप सहयोग करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि आप ट्रेड डिप्लोमेसी करें या फिर आप जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी लोग डाल रहे हैं। तो भारत ने अपने मॉडल के जरिए, अपने खुद के मॉडल के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत के पास जो भी तकनीक है, भारत के पास जो भी सीमित संसाधन है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में किसी भी
देश की मदद करने के लिए आगे आता है। आप अमेरिका का ही जिक्र कर लीजिए, बड़े तूफान से गुजर रहा है। आज जब सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ प्रधानमंत्री मिले तो उन्होंने संवेदना जताई उन लोगों के प्रति जो इस बड़े तूफान से प्रभावित हुए हैं। भले ही भारत इसमें आर्थिक तौर पर कोई मदद न कर रहा हो, लेकिन अमेरिका के दुख की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में वो भारत हमेशा साथ रहता है। तो भारत ने अपनी इसी पॉलिसी के जरिए पूरी दुनिया को ये समझाया है कि भारत इस बात पे विश्वास रखता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, चाहे वो हमारा विरोधी ही क्यों न हो, विपक्षी ही क्यों न हो, हम मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो हमारा विरोध भी करते हैं मल्टीलेटरल फोरम पर, बावजूद उसके उन सभी अवरोधों को हम हटा करके मानवीय आधार पर हम जो मुश्किल में लोग हैं उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और ये एक बड़ा संदेश था। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से विश्व मंच पर, जी अजय, विश्व मंच पर महत्वपूर्ण संदेश देने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। अजय, मैं इस बार डॉक्टर राजन का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर राजन, प्रधानमंत्री ने इस मंच से इस बात को भी स्पष्ट किया, हम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं, कि इस समय अगर हम देखते हैं तो आसियान न केवल हिंद प्रशांत के भारत के विजन के साथ जुड़ा है, बल्कि क्वाड के मोर्चे पर भी हमारे केंद्र में हैं ये आसियान के देश। नियम आधारित व्यवस्था हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो, ये सब चाहते हैं। इस पर भी मुखरता से बात रखी है प्रधानमंत्री ने। जी देखिए, अब प्रधानमंत्री ने इस चीज को बार बार कहा। एक सांग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, वहां से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आपने देखा कि अभी भी जो उनका संभाषण हुआ आज, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया, जिसकी आसियान की केंद्रितता, सेंट्रलिटी ऑफ आसियान की जो बात करते हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि आसियान के जो देश हैं वो छोटे छोटे हैं, और उसके जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं। आप जानते हैं चीन जैसा शक्तिशाली देश है उसमें, तो उनकी जो पॉलिसी होती है कई बार वो एक तरह से न्यूट्रल पॉलिसी होती है। वो अमेरिका और चीन के बीच में फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो 1982 के जो लॉ ऑफ सी जिसकी बात आप करते हैं, समुद्री कानून जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उस पर हम जोर देते हैं, और जो छोटे छोटे देश हैं उसकी संप्रभुता पे ध्यान देते हैं, और उसको हम स्ट्रेस करते हैं, और जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी अपने चर्चे में कही थी। तो हम इस इंडो पैसिफिक में जो आसियान की जो सेंट्रलिटी है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो साउथ चाइना सी में जो विस्तारवाद के कारण जो उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, ट्रेड पे जो इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी बात प्रधानमंत्री ने बहुत जोर से इसको अपने भाषण में इस बार भी रखा, और मैसेज बहुत क्लियर था कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को रखें, और जो समय है वो पीस और डायलॉग और डेमोक्रेसी का है। तो इस ढंग की बात प्रधानमंत्री ने किया, और वो एक तरह से इंपॉर्टेंट मैसेज था उस रीजन के लिए। और चूंकि ईस्ट एशिया फोरम की बात आपने की, तो ईस्ट एशिया फोरम में हालांकि बाइडेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और लास्ट टाइम भी वो पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद चूंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इत्यादि वहाँ पे थे, तो हमारी बायलैटरल मीटिंग भी उनके साथ हुई। और ये छोटे देशों को एक तरह से, अगर ये सारे देश, भारत, जापान, अमेरिका इत्यादि देश अगर इस ढंग के फोरम में शामिल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं, तो इसका सीधा मकसद है कि छोटे देश को, जो चीन है, अपनी विस्तार विधि की नीति के माध्यम से उनको दबाने का या उनके टेरिटरी को क्लेम करने की कोशिश नहीं करे। और आप जानते हैं कि बहुत सारे देश हैं जिनका कि चीन के साथ सीधा झगड़ा है अपने समुद्री क्षेत्र को लेके, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, वियतनाम इत्यादि। तो वहाँ पे लॉ, जो समुद्री कानून है, उसकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, संप्रभुता की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस बात को प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्ट्रेस दिया था, बहुत दोहराया था इस बात। और ऐसे में अगर इन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया और उसमें एकजुटता की बात की कि हमें मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा, तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अजय आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अजय आपके पास आना चाहूंगी इस बात को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं आपको जाना है, इसलिए आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, आपको धन्यवाद करना चाहेंगे उससे पहले कि लाओस के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। लाओस में प्रधानमंत्री का स्वागत जिस तरीके से किया गया, और प्रधानमंत्री ने आभार भी व्यक्त किया कि जो कार्यक्रमों का आयोजन लाओस के द्वारा किया गया प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर, लेकिन लाओस में भारत को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लाओस के लोगों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली? क्योंकि कई मोर्चों पर भारत विकास के संबंध में भी बात करें तो लगातार हाथ थाम रहा है लाओस का, और इस बार 6 समझौते भी हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी, और लाओस इस बात को समझता है कि जो क्विक जो रेस्पॉन्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स पर समझौता हुआ है, जिसमें 6 समझौते में आपने कहा कि 3 समझौते की मंजूरी दी गई है, उसमें से पहले से ही जो 16 समझौते हमने किए थे या 16 प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे लाओस में, उसमें से 11 को कंप्लीट किया जा चुका है। ये छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, $50,000 से कम की कीमत के, और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं, सैनिटेशन प्रोग्राम्स को दुरुस्त करते हैं।
और छोटी सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं उसमें मदद करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि पहली बार आप देख रहे होंगे कि जो भारत और लाओस से रक्षा सहयोग के क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। कस्टम क्लियरेंस के लिए जो समझौता हुआ है उससे एक दूसरे के बीच में जो ट्रेड है और उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं बताया गया कि पीयूष गोयल साहब यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर लाओस में बात तो चल रही है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में दालों का उत्पादन किया जाए और उसे सस्ते दामों पर भारत को निर्यात किया जाए। ये सारी संभावनाएं हैं जो कि आगे जाते हुए काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सांस्कृतिक तौर पर जैसे लाओस और भारत नजदीक दिखे और हमने देखा कि सनातन संस्कृति और यहाँ की जो बौद्धिज्म संस्कृति और नजदीक आई है। और आपको याद होगा कि बौद्ध वृक्षों ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ही पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा वरीयता दी है, उनको ख्याल रखा। आपको याद होगा कि जो भारत मंडपम में सिविल एविएशन को लेकर के समझौता जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट बनाने की बात की थी, पेशकश की थी। तो इस लिहाज से भी जो ब्रुनेई के जो लाओस के स्थानीय लोग हैं वो और ज्यादा करीब आ रहे हैं। भले ही यहाँ पे भारतवंशियों की संख्या कम हो, लेकिन आगे जाते हुए मुझे लगता है कि ये कनेक्टिविटी जब और बढ़ेगी तो लाओस के साथ और भी संबंध हमारे मजबूत होंगे। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और दोनों ही संस्कृतियां जो प्राचीन जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं वो और ज्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दो और मेहमान हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए। त्रिगुणाजी जी, यहाँ पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा है कि हमारे लिए आसियान के देश हमारी एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे अगर हम रणनीति की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्रीय रणनीति में कितनी अहमियत और किस तरह का रोल अदा करते हैं ये आसियान के देश, क्योंकि पूरा क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता रणनीतिक तौर पर पूरे विश्व के लिए आज कितनी महत्वपूर्ण है ये हम समझ रहे हैं। भारत की रणनीति में ये क्षेत्रीय राजनीति कितने महत्वपूर्ण रहती है, किन मायनों में क्या भूमिका अदा करती नजर आती है? देखिए ममता जी, जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो होती है कोऑपरेशन, वो एक इंटीग्रल पार्ट है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है जिसमें भारत एक इंडियन ओशन में एक रेजिडेंट पावर के रूप में है और जो यूएस और चाइना के बीच जो कॉन्टेस्टेशन चल रहा है जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंडो पैसिफिक के अंदर, उसकी वजह से भारत की चिंताएं बढ़ती जाती हैं और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में डिफेंस और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आसियान के साथ में 2022 के बाद हमने आसियान की डिफेंस एक्सरसाइजेज आसियान इंडिया की, उसके बाद कई कंट्रीज के साथ में हमारे डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट से इस बार लाओस के साथ भी साइन हुआ है जैसा आपको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग करने में उनके लोगों को मदद करता है डिफेंस सेक्टर से और सिविलियन सेक्टर से भी। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स को, जैसा आपको पता है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की बात चल रही है या हमारे जो शिप्स हैं या टॉर्पीडोज बोट्स हैं उनके लिए देने की बात होती है। ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में हमारे वियतनाम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया के साथ हमारी एक स्पेशल पार्टनरशिप है और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में है। फिलीपींस के साथ आपने देखा होगा हमारे रिश्ते बहुत बड़े हैं और आजकल वो जो हमारे जो मिसाइल्स हैं उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो मैं समझता हूँ डिफेंस और सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट होती ही हमेशा, क्योंकि वो एक बॉटम लाइन है किसी भी चीज़ के लिए। और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और भारत जो कहता है हमेशा कि क्लॉज जैसे ट्रीटी की बात हुई कि उसको सब लोग अडेयर करें। प्रॉब्लम यह है कि बड़े पावर्स जो हैं वो उसको वायलेट ज़्यादा करते हैं बजाय उसको एक्सेप्ट करने के। तो हम एक इंक्लूसिव चाहते हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है। भारत ने आज तक कहा कि इस बार भी जो क्वाड का सम्मेलन हुआ था यूएसए में, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिस क्वाड इज ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड और ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। और इंक्लूसिव शंग्रीला डायलॉग में उन्होंने कहा था कि इंक्लूसिव होना चाहिए इंडो पैसिफिक को। तो लेकिन दूसरे देशों को भी ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट जब आप ये सब कर रहे हैं तो उस वक्त आपको अपनी कंप्रहेंसिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा। भारत एक ब्लू वाटर नेवी है तो उसके लिए हमें जो है अपनी जो दोस्त हैं इन सब जगहों में उनके साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, स्पेस सिक्योरिटी में, सब में इन सब एरियाज के अंदर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ये सारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंटरलिंक्ड है। दूसरी चीज़ जहाँ तक HADR की बात है कि जब इनको ज़रूरत होती है, किसी भी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं
या क्लाइमेट डिजास्टर्स होते हैं, तो उसमें भारत एक सबसे अग्रणी रोल अदा करता है हमेशा से। और इवन इस बार भी जब लाओस के अंदर भी समस्या आई थी तूफान से, तो वहाँ भी भारत ने काफी असिस्टेंस प्रोवाइड किया। उसके बाद अभी फिर रिसेंटली उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी प्रधानमंत्री की विजिट के बारे में लाओस को पैसा दिया गया, $1 मिलियन रखा। तो इनको जब जब जिस तरह की आवश्यकता होती है तो उसमें भारत हमेशा साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल, और लाओस छोटा देश है, तो इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भी उसको मदद चाहिए थी, जब भारत ने ही मदद भी की है। लेकिन प्रोफेसर राजन, अपने संबोधन में म्यांमार की बात भी की है प्रधानमंत्री ने। कोई भी समूह तब ज्यादा बेहतर काम कर पाता है जब उस पूरे क्षेत्र में शांति हो। म्यांमार के सिचुएशन खास तौर पर सामने रखते हुए ये कहना कि म्यांमार को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, किस तरह का संदेश और क्यों महत्वपूर्ण है इस मंच पर इस बात को सामने रखना कि म्यांमार पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है? देखिए, म्यांमार अकेला इलाका है साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है। आप जानते हैं डेमोक्रेसी भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री जो जनता है उसकी सरकार होती है हमेशा। और उसके बाद चूंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण जो इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है, खासकर भारत और जो आसियान कंट्री है उनको जोड़ने की जो बात होती है, जैसे एक बिम्स्टेक की बात होती है, फिर उसमें ये मेकोंग गंगा जो प्रोजेक्ट की बात होती है, और जो सितवे पोर्ट के माध्यम से हम प्लान कर रहे थे कि कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी जो कनेक्टिविटी का इशू है वो अफेक्ट हो रहा है म्यांमार के इशू कारण। और उसके अलावा जो आपने देखा कि रोहिंग्या रिफ्यूजी का जो इशू था, जिसमें कि वहाँ से फिर बांग्लादेश आ रहे थे, बहुत सारे भारत में भी प्रवेश करने की कोशिश करते इत्यादि। और हमारा जो नेबरिंग स्टेट है, खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो प्रभावित होते हैं उससे, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वहाँ पे चूंकि म्यांमार में इन्फ्लुएंस जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, एथनिक डायमेंशन है, वो तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पे प्रभाव जो डालते हैं, उसमें चीन उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है, उसमें कुछ हद तक अमेरिका भी कई बार प्रभाव डालने की कोशिश करता है। तो उसके कारण से म्यांमार की समस्या काफ़ी जटिल होती जा रही है हमारे लिए। और चूंकि वो पड़ोसी देश है तो उसका सीधा असर हमारे इस पे पड़ता है। और आसियान एक इशू को जो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, आसियान का अचीवमेंट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आप जिस ढंग से इंटीग्रेशन आसियान ने अपने आप को किया है और जिस ढंग से सॉवरेनिटी को बचाने की कोशिश की है, वो काफ़ी प्रेज वर्दी है। लेकिन म्यांमार के इशू में आसियान भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और आसियान के कंट्री और भारत को मिल के इसमें सहयोग करके वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री ने म्यांमार की स्टेबिलिटी की बात की थी। बिल्कुल, और म्यांमार की स्थिरता हमारे पूर्वोत्तर की स्थिरता से बहुत करीब से जुड़ी भी हुई है। मेहमानों से अनुरोध करूंगी बने रहे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं बायलैटरल्स की, क्योंकि शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय बैठकें भी हुई हैं। क्योंकि जब भी इस तरह के बड़े शिखर सम्मेलन होते हैं तो उसके इतर अवसर भी होता है कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठें और मुद्दों पर चर्चा भी करें। किन देशों के साथ हुई हैं ये बैठकें, आइए आपको दिखाते हैं। लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय बैठकें भी हुई। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफोंदोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सिफोंदोन ने तूफान यागी के बाद लाओ पीडीआर को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंध को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम ने अपने समकक्ष नेताओं के साथ क्षेत्रीय, वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री टोंगतान शिनावात्रा से भी मुलाकात की।
पीएम मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। पीएम ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। पीएम ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचारों और अन्य क्षेत्रों में भी संभावनाएं देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विभिन्न आसियान देशों के साथ भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठकें हुई और कैसे ये भी महत्वपूर्ण रही हैं, आइए करते हैं चर्चा। हमारे दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार त्रिगुनायत जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और साथ ही प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिगुनायत जी, जब भी हम बायलैटरल्स की बात करते हैं तो उसके कई आयाम होते हैं। इस तरीके से जब शिखर सम्मेलन के इतर बातचीत होती है तब किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके के आउटकम्स पर नजर रहती है? देखिए, जो ये मल्टीलैटरल समिट्स इस तरह की होती हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि और बहुत सारे जो लीडर्स जिनके साथ आप यहाँ मिले नहीं हैं या जिसके साथ कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने होते हैं, तो वो साइड लाइन्स के ऊपर में मीटिंग्स होती हैं। अब इस बार जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर या न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो देखिए जापान और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी अभी इलेक्ट हुए हैं नए, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी उनकी बातचीत हुई। पहली बार उन तीनों के साथ बातचीत हुई है। अभी जो क्वाड समिट में थे वो प्राइम मिनिस्टर की लास्ट मीटिंग थी, तो उसके बाद वो चले गए। तो ये बहुत आवश्यक है, और हम लोगों का कई तरह के बायलैटरली तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ही ये सब कंट्री, लेकिन उसके साथ साथ हमारा और भी जो नए आयाम है डिस्कशन कोऑपरेशन के बारे में है, वो सब होते हैं डिफरेंट एरियाज में। तो ऐसे में बायलैटरल इश्यूज जनरली डिस्कस किए जाते हैं, या किसी उस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ पे आपको डील करना है, तो वो भी आप उस वक्त कर सकते हैं। अब जैसे थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट की बात हो रही है, तो वो काफ़ी दिन से डिले हुआ है, तो उसके बारे में भी एक इशू हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई उसकी वजह से। जापान के साथ में अब नए प्राइम मिनिस्टर हुए। जापान हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बायलैटरल भी और मल्टीलैटरल फोरम में भी, तो इसलिए जापान के प्रधानमंत्री के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड भी इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मैं सोचता हूँ इसी तरह से जहाँ तक सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात है, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत करी। तो ये मैं समझता हूँ जितनी भी थाईलैंड तो और खासतौर से लाओस तो खैर होस्ट थे ही, तो उनके साथ तो बायलैटरल होना ही है, और उसमें सारे के सारे जो हमने एग्रीमेंट्स वगैरह डिस्कस किए वो सब तो थे। चलिए, लाओस को लेकर प्रोफेसर राजन आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके का देश है लाओस, वहां पर हम देखें तो भारत की ओर से चाहे हम सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें, इत्यादि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भी भारत आगे बढ़कर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ा रहा है। इस बार जो 6 समझौते हुए हैं, किन मायनों में ये लाओस और भारत, लाओस के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी? देखिए, लाओस वहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उनकी तुलना से करूँ मैं लाओस में, तो लाओस एक कमज़ोर देश है आर्थिक दृष्टिकोण से। मैं देखूँ तो पॉपुलेशन भी उसका कम है, 70-75 लाख के आसपास उसका पॉपुलेशन है, और उनका जो पर कैपिटा इनकम है वह भी काफ़ी कम है, और थोड़ी सी गरीबी बाकी देशों की तुलना में वहाँ पे है। तो वैसे में जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो स्किल की बात करें या जो नालंदा में उन्होंने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इत्यादि जो बढ़ाया, या फिर वहाँ के लोगों को जो आसियान के स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत में जो कैपेसिटी बिल्डिंग दिया जा सकता है, फिर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी इत्यादि में जो कोऑपरेशन की बात हुई है, तो इसका सीधा असर हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा लाओस की जनता पे। और चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रेड है उसमें जो आसियान के साथ जो ट्रेड होता है, चूंकि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उनसे एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए, और उसके बारे में लाओस से बायलैटरल में भी बात हुई होगी, और जो दूसरे देश हैं जहाँ पे भी उस इशू को हम हमेशा प्रोमिनेंटली रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कम कर सकें। और तो मेरे हिसाब से जो एग्रीकल्चर और जो साइंस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पे बात हुई होगी। जो कनेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उस पर कैसे दोनों देशों को कैसे कनेक्ट किया जाए। और जानते हैं कि लाओस एक बहुत ही अनोखा देश है। ज़्यादातर पॉपुलेशन आप जानते हैं वहाँ का बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, अब बाकी जो पॉपुलेशन है 1% 2% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से देखेंगे, और वहाँ पे जो मंदिर भी हैं, जैसे बंदरेश्वर मंदिर है, वहाँ पे वो शिवा टेम्पल के नाम जाना जाता है। और प्रधानमंत्री ने अभी और भारत ने अनाउंस किया कि उनके जो कुछ मंदिर हैं उनको भी उनका रेस्टोरेशन किया जाएगा, उसके लिए भी फंड की बात हुई है।
वहाँ पे एक रामायण भी जानते हैं, उसको रमैकिन के नाम से वहाँ पे बोलते हैं, तो उसको भी कैसे रिस्टोर किया जाए, उस जो परंपरा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, इस पे भी, यानी कि कल्चरल कोऑपरेशन की जो बात होती है। तो मेरे हिसाब से बायलैटरल लाओस में कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है ज़्यादातर लोग, और उसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकोंग गंगा की जो बात आपने भी की थी अपने प्रोग्राम में, तो वो कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी शुरुआत भी वहीं के कैपिटल में हुई थी 20 साल पहले, 24 साल का लगभग पहले। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको आगे वहाँ पे कैसे बढ़ाया जाए। ट्रेड हमारा लाओस के साथ बहुत ही कम है, लगभग मुझे लगता है कि 120 मिलियन 130 मिलियन के आसपास है। तो ट्रेड एग्रीकल्चर में बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चरल वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें भारत कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, या सहयोग या कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है कि बायलैटरली दोनों देशों ने बात की। बिल्कुल, तो यानी विकास भी विरासत भी का जो मंत्र है प्रधानमंत्री का, वो यहाँ भी साकार होता नजर आया। और आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जब हम बात विरासत की करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे देश की विरासत को इन देशों के साथ साझा करते हैं, इन मायनों में कि प्रधानमंत्री जब लाओस दौरे पर गए तो वहाँ आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भी प्रधानमंत्री ने भारतीय शिल्पकार के उपहार भेंट किए, यानी भारतीय शिल्प से जुड़े हुए उपहार। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैंप का जोड़ा भेंट किया, और ये कोई साधारण लैंप नहीं है बल्कि चांदी के बने लैंप हैं, और इन्हें महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। कह सकते हैं ये लैंप का जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगर विरासत की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। तो खूबसूरत लैंप भेंट किए गए, और साथ ही प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति गिफ्ट की, और इस पर सिल्वर नक्काशी का काम हुआ है। यह नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाती है, और इसे जापान के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की पीएम पेंटोंगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भी भेंट की है। तो लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी को प्रदर्शित कर रहा था ये। और लाओस के प्रधानमंत्री सोनसा सिम्फोदोन को की पत्नी वंदारा सिम्फोदोन को पीएम मोदी ने खास उपहार दिया। उन्हें आप ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत एक बॉक्स है जो उन्हें गिफ्ट किया गया है, और ये लाओस की प्रधानमंत्री की पत्नी को दिया गया है। और सदेली बॉक्स में रखा डबल पाटन पटोला स्कार्फ भी उपहार में दिया गया है। सिफोनदोन को कदम वुड रंग की बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पाटन इलाके में सालवी परिवार द्वारा बुना गया शॉल जिसको भेंट किया गया, और सदेली बॉक्स में रखा डबल पाटन पटोला स्कार्फ उपहार में दिया गया। लेकिन लाओस के राष्ट्रपति की पत्नी को सदेली बॉक्स में रखा हुआ ये उपहार भेंट किया गया, और साथ ही लाओस के राष्ट्रपति को ये खूबसूरत बुद्ध की मूर्ति भी भेंट में दी गई है। तो ये तमाम उपहार जो ये पुरानी पीतल की बुद्ध की प्रतिमा है जो भेंट की गई है। और हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान राम दोनों देशों को जोड़ते हैं, और ऐसे में ये खूबसूरत उपहार जो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को दिए गए हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। चलते चलते बहुत संक्षेप में त्रिगुणा जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरीके के जब उपहार दिए जाते हैं, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जब जाते हैं तो हमारे देश के अलग अलग कोनों से बहुत ही खूबसूरत ऐसी कलाओं के उपहार लेकर जाते हैं जो देशवासियों को भी समझने में ज़रूरी होता है कि देखिए हमारे देश में कितनी खूबसूरत शिल्प कलाएँ हैं, और विदेश की धरती तक इनको ले जाकर उनका भी विस्तार हो रहा है। देखिए, जहां तक ममता जी मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री इस बात में बहुत पर्सनली बड़ा ध्यान देते हैं कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस तरह का उपहार दिया जाए, किस तरह भारत की जो एक प्रतिभा है उसको या उसका हिस्टोरिक जो हमारी विरासत है उसको कैसे डिस्प्ले किया जाए भाग। तो कल्चरल कनेक्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ये मायने रखता है इस चीज़ का कि आप किस तरह गिफ्ट्स का एक बड़ा सिंपल और बड़ा सब्सटेंटिव मीनिंग होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री इस बारे में हमेशा बड़ा ध्यान रखते हैं कि किस तरह का वहाँ जो गिफ्ट है वो वहाँ के किस तरह कनेक्ट करेगा हमें, और किस तरह क्या चीज़ वो रख सकते हैं, क्या वो अप्रिशिएट करेंगे उस बात को। तो ये आपने जैसे दिखाए हैं ये सारे, तो ये सब एक तरह से हमारी जो कल्चरल कनेक्ट है इन सब देशों के साथ उसको बड़ी खूबसूरती से प्रोजेक्ट करता है।
जी। और प्रोफेसर राजन, हम जानते हैं कि आसियान देशों के साथ हमारे बहुत ही कहते हैं सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं, बहुत प्राचीन संबंध है हमारे, लेकिन ये जो हम कला सांस्कृतिक संबंधों को देखते हैं, जो कल्चरल कनेक्ट की बात की है त्रिगुणाथ जी ने, ये कल्चरल कनेक्ट किन मायनों में इन देशों के साथ भी भारत का जुड़ाव और पुख्ता करता दिखता है? क्योंकि बात चाहे रामायण की करें, बात चाहे इन उपहारों की करें, हस्तशिल्प कलाओं की करें, लेकिन ये जो सॉफ्ट पावर है भारत की, ये कितनी बड़ी ताकत बनती दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? देखिए, जो सॉफ्ट पावर का जो एक्सपेंशन है साउथ ईस्ट एशिया में, जितनी हमारी जो भारतीय सत्ता, चाहे वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म इत्यादि की जो बात करें, जितना इन्फ्लुएंस अभी भी साउथ ईस्ट एशिया में है देखने को मिलेगा, उतना शायद अब दूसरे इलाके में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पश्चिम की ओर जाएं तो शायद नहीं दिखेगा। और तो तीनों सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे आपको दिखेगा कि एंशिएंट टाइम में हमने कैसे इंटरेक्ट किया साउथ ईस्ट एशिया में, फिर मिडिवल पीरियड में भी इंटरेक्शन हुआ है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है हमारा काफ़ी हिस्टोरिक है, और ये अशोका पीरियड, जो मौर्यन सिविलाइजेशन जो था लगभग 400-500 ईस्वी पूर्व, उस समय से स्टार्ट होता है, और उसके बाद कंटिन्यूड एक परंपरा चल रही थी। चोला तक आपने देखा कि कैसे उस समय तक इंटरेक्शन हो रहा था, और वहाँ पे तो उसका जो प्रभाव है साउथ इंडिया का भी, और टू एन एक्सटेंट जो बुद्धिज्म है हमारे जो नॉर्थ इंडिया से, तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखेगा साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया जो सिविलाइजेशन है, प्राइमरली दो सिविलाइजेशन के का हाइब्रिड मिलेगा। एक जो सिनिक यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन आपको दिखेगा, और वो और दूसरा जो आपको भारत का जो सिविलाइजेशन है डिफरेंट फॉर्म में वो दिखेगा। और चाहे वो सिंगापुर की बात करूं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, टू सम एक्सटेंट मलेशिया भी, तो वहाँ पे सारे जो हमारी कल्चरल विरासत है उसका किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और भारतीय भी पिछले इतने 100 सालों में जब इन देशों में गए हैं अलग अलग वक्त पर, अलग अलग तौर पर, तो अपनी कहीं ना कहीं पैठ बनाई उन्होंने, और इस वजह से छाप अंकित होती चली गई हमारी संस्कृति की भी इन देशों में। फिलहाल वक्त इतना ही है। त्रिगुणाथ जी आपका और प्रोफेसर राजन आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लाओस दौरे के दौरान न केवल कूटनीति महत्वपूर्ण रही, बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। इनकी भी छाप इस पूरे दौरे में देखने को मिली। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र रहा है इस मंच से दिया हुआ, यानी विस्तारवाद नहीं विकासवाद, यही मंत्र है जो पैठ बनाता नजर आया, जिसको भारत अपने स्तर पर हर तरीके से आगे बढ़ाने को भी प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।